इसके पहले हम लोग देखे थे क्लास 10th का हिस्ट्री का पहल का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो हम लोग कहां तक देख चुके थे, फ्रांस के क्रांति के कारण और उसके परिणाम के बारे में हम लोग देख चुके थे। तो उसके बाद हमें देखना है कि जैसे फ्रांस के क्रांति के परिणाम क्या होता है कि जो लुई 16वां था अपना राजगद्दी छोड़ करके चल जाता है। उसके बाद में वहां पर अगर देखते हैं तो जो राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है खत्म हो जाता है और यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगता है। तो इसके बाद जो लुई 16वां था उसके बाद यहाँ पर शासन में कौन है, तो इसके बाद अगर देखते हैं लुई 16वां के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया। कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जब आया, फ्रांस में जब शासक बना, राजा बना, तो इसका शासनकाल कब से लेकर के कब तक था इसका शासनकाल? तो इसका शासनकाल अगर देखते हैं 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक रहा और इस काल को क्या कहा जाता है? नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन युग के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो नेपोलियन जैसे ही आता है तो यूरोप के कई देशों पर यह कब्जा करता है, यानी यूरोप के कई देशों पर यह कब्जा करता है, देशों पर कब्जा किया। अब जहां पर भी यूरोप के कई देशों पर ये क्या किया? कब्जा किया। अब यूरोप के अंतर्गत फ्रांस पर भी ये कब्जा किया था, जर्मनी पर भी कब्जा किया था, इसके अलावा अगर देखते थे इटली पर भी ये कब्जा किया था, यानी कई सारे देशों पर ये कब्जा किया था नेपोलियन। अब नेपोलियन जिन देशों पर कब्जा किया था तो वहां पर जो वहां के जो लोग थे, मतलब जैसे जो अभिजात्य वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग थे, उनको वहां से सत्ता से क्या कर दिया था? बाहर रखा था, यानी जो राजनीति है उससे बाहर रखा था। तो ये जो नेपोलियन था, ये अगर देखते हैं जहां भी वो कब्जा किया था तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुलीन वर्गों को, कुलीन वर्ग या इसी को क्या कहा जाता है? अभिजात्य वर्ग या अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग को राजनीति से बाहर रखा, राजनीति से बाहर रखा, बाहर रखा। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या करते हैं? ये जो नेपोलियन है वो क्या करता है? जो भी वस्तु हो गया, यानी सामान्य जो लोग थे उनको अगर देखते हैं ना तो अखबार का अधिकार था ना तो पढ़ने का, तो ये जो नेपोलियन है सामान्य लोगों तक अखबारों को और किसको, जो सड़क है उसको पहुंचाया। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? इन्होंने सड़कों एवं अखबारों को, सड़कों एवं अखबारों को सामान्य लोगों तक पहुंचाया, सामान्य लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद नेपोलियन क्या किया? जहां पर भी ये कब्जा किया था वहां पर राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था था उसको खत्म कर दिया और प्रजातंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था था उसको लागू कर दिया। कौन सा शासन व्यवस्था लागू किया? प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था को लागू किया, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू किया। इसके अलावा अगर देखते तो वहां पर दास प्रथा था, उसको भी ये समाप्त कर दिया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके अलावा अगर देखते हैं तो नेपोलियन का और क्या योगदान था? ये जो नेपोलियन है इटली और जर्मनी के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो क्या लिखेंगे? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, भूमिका निभाया।
तो पूछेगा बताइए नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान क्या था। तो नेपोलियन ने अगर देखा जाए यूरोप के कई देशों पर कब्जा किया। उसने जो कुलीन वर्ग थे यानी जो अभिजात वर्ग थे उसको राजनीति से बाहर रखा। सड़कों एवं जो अखबार थे उनको सामान्य लोगों तक पहुंचाया। जो भी यहाँ पर जो राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था था उसको खत्म करके प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू किया। दास प्रथा को समाप्त किया और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? नेपोलियन। अब क्या होता है, नेपोलियन का योगदान तो हम लोग देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नेपोलियन है 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू का युद्ध। अब ये जो वाटरलू का युद्ध है किसके किसके बीच में होता है? फ्रांस के बीच होता है और किसके बीच होता है? इंग्लैंड के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड के बीच होता है। अब फ्रांस में अगर देखा जाए तो फ्रांस के उस समय जो शासक था कौन था? नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। अब इस युद्ध में जो वाटरलू का युद्ध है, इस युद्ध में इंग्लैंड को सहायता देने वाला, समर्थन देने वाला देश कौन कौन था? रूस था, प्रूसिया था और कौन था? ऑस्ट्रिया था। रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया था। यानी जब वाटरलू का युद्ध हो रहा था 1815 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो इंग्लैंड को सहायता देने वाला देश कौन कौन था? रूस था, प्रूसिया था और ऑस्ट्रिया था। जिसके कारण इस युद्ध में यानी वाटरलू के युद्ध में ये जो इंग्लैंड है, कौन है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड क्या हो गया? जीत गया। जीत गया। और हार कौन जाएगा? नेपोलियन हार गया। क्या हो जाएगा? ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन क्या हो गया? हार गया, यानी इसका पराजय हो गया, हार गया। अब इस समय हम देखते हैं तो नेपोलियन का पतन कब हो जाता है? नेपोलियन का पतन, नेपोलियन का पतन कब हो गया? 1815 ईस्वी में, क्योंकि इसका जो शासन है खत्म हो गया 1815 ईस्वी में। तो नेपोलियन को बंदी बना करके कहां ले जाया गया? सेंट हेलेना नामक टापू पर। कहां ले जाया गया इसको? तो नेपोलियन को सेंट हेलेना नामक टापू पर छोड़ दिया गया। और इसका निधन कब हो जाता है? निधन 1821 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। यानी नेपोलियन का निधन कब हो जाता है? 1821 ईस्वी में इसका निधन हो जाएगा। अगर लिखना होगा, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन का हार हो गया, यानी फ्रांस का हार हो गया। उसके बाद नेपोलियन का पतन कब हो गया? 1815 ईस्वी में। नेपोलियन को बंदी बना करके, गिरफ्तार करके सेंट हेलेना नामक टापू पर छोड़ दिया गया, जिसके कारण 1821 ईस्वी में इसका निधन हो गया। किसका? जो नेपोलियन था। अब नेपोलियन का क्या हो गया? पतन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे ही नेपोलियन का निधन हो जाता है, नेपोलियन का पतन हो जा रहा है, तो वियना की राजधानी यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कहां पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसको वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो सम्मेलन था, इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। तो वियना जो सम्मेलन था उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख था। अब इस वियना सम्मेलन में कौन कौन सा देश भाग लिया था? तो इस वियना सम्मेलन में अगर देखते हैं तो रूस था, प्रूसिया था, ऑस्ट्रिया था और इंग्लैंड था। चारों देशों ने इसमें भाग लिया था। तो देखते हैं क्या नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। एक सम्मेलन
बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन, जिसे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के नाम से, या वियना, जिसे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहते हैं, जिसे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहते हैं। यानी नेपोलियन के पतन के वजह से ही, यानी वाटरलू के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन को क्या कहा गया? वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के नाम से जाना गया। अब इस सम्मेलन में देखते हैं, वियना सम्मेलन में, किसमें? ये जो वियना सम्मेलन है, इस सम्मेलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? नेतृत्व इसी में लिखते हैं, वियना सम्मेलन का, वियना सम्मेलन का नेतृत्व ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था, मेटरनिक कर रहा था, कर रहा था। अब इस सम्मेलन में कौन कौन सा देश भाग लिया था? तो इसी में लिखेंगे क्या? इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन, यानी इस सम्मेलन का मतलब कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन। इस सम्मेलन में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा और इंग्लैंड भाग लिया था, और इंग्लैंड भाग लिया था। अब देखिए, ये सम्मेलन बुलाया गया होगा तो इस सम्मेलन का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो हम देखते हैं वियना सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे। जब ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में वियना सम्मेलन बुलाया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसके बारे में देखते हैं। अभी बंद मत कीजिएगा। तो हमें देखना है वियना सम्मेलन के उद्देश्य। तो अगला हेडिंग क्या होगा? वियना सम्मेलन के उद्देश्य। वियना सम्मेलन के उद्देश्य, वियना सम्मेलन के उद्देश्य। अब वियना सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे? तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य मुख्य रूप से था कि नेपोलियन द्वारा जो लागू किया गया है व्यवस्था, उसको समाप्त करना। तो पहले का क्या हो जाएगा? नेपोलियन द्वारा, नेपोलियन द्वारा लागू किया गया व्यवस्था को समाप्त करना, समाप्त करना। अब दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां पर जो राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था था उसको पुनः स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसमें दूसरा नंबर उद्देश्य था कि जो नेपोलियन द्वारा जो लागू किया गया था जो भी व्यवस्था, उसको क्या करना? खत्म करना। जैसे में अगर देखते, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था, राजतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इसके अलावा जो अखबार था और जो सड़क तक सामान्य लोगों तक पहुंचाया गया था, तो ये सभी जो व्यवस्था था उसको खत्म कर देना ही पहले का इसका उद्देश्य था। दूसरा नंबर इसका उद्देश्य था क्या? कि जो प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था था उसको भी खत्म कर देना या उसको समाप्त कर देना। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को समाप्त करना, समाप्त करना। अब तीसरा नंबर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वियना सम्मेलन का? तो वियना सम्मेलन का जो तीसरा नंबर मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? जो भी अगर देखते हैं यहां पर जो राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था था उसको फिर से लागू करना। इसका तीसरा क्या था? पुरानी शासन व्यवस्था, पुरानी
शासन व्यवस्था यानी राजतंत्र, राजतंत्र क्या बोले, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। ये क्या था, तो वियना उद्देश्य के 3 गो प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। तो पूछेगा वियना सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे, तो नेपोलियन द्वारा लागू किया गया जो व्यवस्था है उसको खत्म करना, उसके बाद प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त करना और पुरानी शासन व्यवस्था यानी जो राजतंत्र है उसको पुनः स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब अगर देखते हैं तो एक नोट हमें भूल गए, इसमें छोड़ दिया है पहले नोट, यानी नोट दे करके लिख लीजिएगा कि इसमें जो नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था, इसने नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता, नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था, लागू किया था। तो यहां तक समझ में आ गया, इसको साफ करते हैं। अब वियना सम्मेलन के बाद यानी वियना जो कांग्रेस था उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया पर, उसके अलावा अगर देखते हैं इटली पर, अपने अगर देखा है इस पर किसका अधिकार हो जाएगा, मेटरनी का अधिकार हो जाएगा। तो अगर देखते हैं ये जो मेटरनिक है इटली को कई राज्यों में विभक्त कर देता है, यानी उस पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए ये जो मेटरनिक है इटली को कई भागों में बांट देता है। सबसे पहले देखते हैं सिसिली और जो नेपल्स वाला क्षेत्र है वो किसको दे देता है, तो जो बुर्बो वंश के जो शासक है जिसका नाम क्या फर्डिनेंड है उसको दे देता है। उसके बाद देखते हैं रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो किसको दे देता है, पोप को सौंप देता है। और जो लोम्बार्डी और जो वेनेशिया उस पर खुद से ऑस्ट्रिया का अधिकार रहता है, उसका जो प्रभुत्व कायम रहता है। इसके बाद अगर देखते हैं परमा हो गया, मोडेना हो गया, टस्कनी हो गया, जेनेविया हो गया, उसके बाद अगर देखते हैं लोम्बार्डी पिडमांट हो गया, इस पर अगर देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है वो किसको सौंप दिया जाएगा, तो हैम्स वर्ग के राजवंशों को सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो कौन है, मेटरनिक है, क्या लिखेंगे, मेटरनिक ने मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए उसे कई भागों में विभाजित कर दिया, जैसे सिसिली एवं नेपल्स को बुर्बो वंश के राजा या शासक फर्डिनेंड को सौंप दिया गया। उसके बाद देखते हैं जो रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों को, पोप को सौंप दिया गया, ये पोप होते क्या है, पोप का मतलब क्या आता है, ईसाइयों का जो सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है उसको क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है, उसको सौंप दिया गया। उसके बाद जो लोम्बार्डी था,
और वेनेशिया पर और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रही। ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रही, यानी इस पर खुद से जो मेटरनिक था अपना शासन चलाता है। उसके बाद देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सिसिलिया और जो नेपाल वाला क्षेत्र है उसको किसको दे दिया गया, बुर्बो वंश के जो राजा था फर्डिनेंड को सौंप दिया गया। उसके बाद रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र था उसको पोप को सौंप दिया गया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर अगर देखते हैं किसका कब्जा हुआ है, किसका अधिकार आ गया, तो ऑस्ट्रिया का अधिकार आ गया। इसके बाद देखते हैं जो भी क्षेत्र बच गया, जैसे में अगर देखते हैं परमा परमा मोडेना मोडेना टस्कनी टस्कनी जेनेवा सार्डिनिया पीडमाउंट सार्डिनिया पीडमाउंट या देखिए परमा मोडेना टस्कनी जेनेवा सार्डिनिया पीडमाउंट के क्षेत्रों को हेम्स वर्ग के राजा को सौंप दिया गया। हेम्स वर्ग के शासक को सौंप दिया गया। उसके अलावा अगर देखते हैं ये जो मेटरनिक है वो जर्मनी के 39 रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लिया था, और वो हमेशा यही सोचता था, यही चाहता था कि वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो कभी नहीं देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटरनिक ने जर्मनी के 39 रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लिया और यह हर संभव प्रयास करता था कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना की भावना नहीं जगे। तो समझ में आ गया, यानी मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए उसे कई भागों में तोड़ देता है। जो सिसिलिया और जो नेपल्स वाला क्षेत्र है वो किसको सौंप देता है, बुर्बो वंश के जो शासक फर्डिनेंड को सौंप देता है। उसके बाद रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो किसको सौंप देता है, तो जो पोप है उसको सौंप दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखते हैं जो लोम्बार्डी हो गया और वेनेशिया पर खुद का जो ऑस्ट्रिया है उसका प्रभुत्व कायम रहती है। इसके बाद देखते हैं जो परमा हो गया, मोडेना हो गया, टस्कनी हो गया, उसके बाद जेनेवा हो गया, सार्डिनिया पीडमाउंट हो गया। इन सभी क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो हेम्स वर्ग के जो राजवंश थे उनको इसको सौंप दिया गया। अब अगर देखते हुए जो मेटरनिक है जर्मनी के 39 रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वो हर संभव यही प्रयास करता था कि वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, ताकि उसका जो प्रभुत्व है उस पर अभी कायम रहे। अब यहाँ देखिए फ्रांस की क्रांति से पहले की जो व्यवस्था था उसको लागू करने के लिए पुनः बुर्बो वंश का शासन को स्थापित किया गया, और वहां फ्रांस का राजा देखते हैं तो किसको बनाया गया, लुई 18वां को फ्रांस का शासक बनाया गया। तो यहां पर लिखेंगे क्या, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की क्रांति से पहले की
पहले की व्यवस्था को लागू करने के लिए पुनः बुर्बो वंश को स्थापित किया गया। और लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। ये जो लुई 18वां था, ये भी कौन से वंश का शासक था? बुर्बो वंश का शासन था। यानी फ्रांस की क्रांति से पहले वाली जो व्यवस्था था उसको फिर से लागू करने के लिए किसको स्थापित किया? बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया। और वहां के राजा, फ्रांस के राजा कौन बना? तो लुई 18वां बना। अब ये जो लुई 18वां है, लुई 18वां फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू करता है। समान नागरिक संहिता लागू किया। यानी समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? जिसमें नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाए। अब ये जो लुई 18वां है थोड़ा अच्छा शासक था। ये अगर देखते हैं तो फ्रांस में जो बदली हुई जो परिस्थिति है उसको समझता है और जो पुरानी व्यवस्था है उसको थोपने का ये प्रयास नहीं करता है। लेकिन 2 जून 1814 ईस्वी को ये जो सम्राट है लुई 18वां, वो अगर देखते हैं तो सुधारवादियों के बीच में और जो प्रतिक्रियावादी जो शक्ति है, ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्या करता है? तो अगर देखते हैं लुई 18वां फ्रांस में बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरानी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। लेकिन 2 जून 1814 ईस्वी को 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से, यानी लुई 18वां की ओर से, सम्राट की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके माध्यम से प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। प्रयास किया। यानी जो लुई 18वां था वो 2 जून 1814 ईस्वी को
एक संवैधानिक घोषणा पत्र करता है और उस संवैधानिक घोषणा पत्र के माध्यम से वो चाहता है कि जो उदारवादी व्यक्ति यानी जो सुधारवादी व्यक्ति है और जो प्रतिक्रियावादी जो शक्ति है, ये दोनों के बीच में क्या हो, समझौता हो जाए यानी सामंजस्य स्थापित हो जाए। लेकिन चार्ल्स दशम के शासनकाल में कुछ परिवर्तन होता है जिसका परिणाम हमें 1830 के क्रांति के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। तो क्या लिखेंगे, चार्ल्स दशम के शासनकाल में, चार्ल्स दशम के शासनकाल में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन हुआ जिसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया। 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। ये समझ में आया, आप सभी को समझ में आ गया। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसी चैनल पर हमेशा जुड़े रहे। आपको डेली का डेली यानी रोज का रोज जो है हिस्ट्री का जो अभी 10th का चल रहा है, उसके बाद 9th का चलेगा, धीरे धीरे करके और सारे सब्जेक्ट को भी आप लोग को मिलेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।